in progress. चलिए बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून अगेन। बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आपके सामने बेटा एक फाइल है इस टाइम में, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। AS13 की फाइल है क्या आप सभी के सामने इस टाइम? सर बच्चों प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट। ओके ग्रेट। चलिए बेटा, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करके चलना है। बेटा देखो, AS13 के अंदर बेटा हमारे पास ना दो कैटेगरी के क्वेश्चन है जो आपके सामने पेपर में बनते नजर आएंगे। एक क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो बनाकर चलना होगा। दैट आई विल टेक अप इन अनदर सेशन। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी बनती है जो बेयर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बेयर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है अभी हम करने वाले हैं पार्ट 1 के अंदर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेयर टेक्स्ट। ठीक है, जो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है मैं उसको अभी टेकअप नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग एक बार खुद से देखेंगे और वो बाकी अपने आप हमारे कवर होने वाले हैं, अभी देखते जाओ। ठीक है, तो जितने स्टडी मटेरियल के थ्योरी क्वेश्चन थे या प्रैक्टिकल थे वो छोड़ दिए हमने। आई हैव डायरेक्टली कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ सारे बच्चे। ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है बेटा, आरटीपी मई 2021 का। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे इसको कैसे करोगे। बेटा क्या है, परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ द धनकुश लिमिटेड ऑन 1 मई 2020 एट कॉस्ट ऑफ 10 लाख। बेटा 10 लाख की कॉस्ट के ऊपर 1 मई 2020 को क्या करिए, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। कह रहे हैं 3/4 जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट है, यानी इसके अंदर वो हम बता रहे हैं, वो खुद ही बता रहा है कि 7.5 लाख रुपए करंट है। और लॉन्ग टर्म वाली कितनी है, लॉन्ग टर्म वाली 2.5 लाख की है। ठीक है, कह रहे हैं द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड टू बी इंटेंडेड फॉर मोर देन अ ईयर। द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द धनकुश लिमिटेड रिसीव्ड इन जनवरी 21 रिवील्स दैट कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस विद डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर। कह रहे हैं कि डिक्लाइन हुआ है मार्केट शेयर के अंदर, एंड इन्वेस्टमेंट पे नॉट फेच मोर देन 7.5 लाख रुपए। और ये जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कहेंगे इसका मुझे कितना मिल जाएगा, 7.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी 2.5 लाख रुपए से गिरी है ये। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिडक्शन इन वैल्यू जो है इज अपेयर्ड टू बी नॉन टेम्परेरी यानी अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन है। आप बताओ इसका डील कैसे करके चलोगे। आपसे ये पूछा गया है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसका कैसे डील करके चलोगे। चलो पहले तो आंसर दो। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग जो करंट इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट होती है वो क्या होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, है ना। अब हमारे पास क्या है, टोटल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से 7.5 लाख रुपए करंट था और 2.5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म था। अब टोटल वैल्यू ही 7.5 लाख रह गई, तो मैं कह सकता हूँ 7.5 लाख का जो 75% होगा वो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, और 7.5 लाख का जो 25% होगा वो मेरी किसकी वैल्यू होगी, लॉन्ग टर्म की वैल्यू है आज की डेट में। तो 7.5 लाख का जो है जरा 75% निकालना कितना आता है, 7.5 लाख से 75% निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा है। 5,62,500। 5,62,500 मुझे बता रहे हैं सर, 5,62,500। और सर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 2,12,500 इतनी आ रही है क्या? सॉरी 2,12 नहीं, कितनी आ रही है बेटा एक बार वैल्यू बताना। 187,500। 1,87,500, 1,87,500 जो है यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब जरा मुझे बताना सर, अगर मैं बात करके चलूं करंट इन्वेस्टमेंट्स की, तो करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 7.5 लाख है और फेयर वैल्यू 5,6250 है, 500 है, तो उसको किस पे आना चाहिए, 5,6250 के अंदर। और जो ये डिक्लाइन हुआ है मुझे उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। अब मैं बात करके चलूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो वैसे कॉस्ट के ऊपर आती है, लेकिन अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी वाला है तो उस केस के अंदर हम उसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे और प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन जो है वो क्रिएट करके चलेंगे, और वो प्रोविजन भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट करके चलेंगे। तो 2.5 लाख और 187,500 का जो डिफरेंस है उतने की प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टोटल मुझे 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपना लॉस रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए, है ना, डिक्लाइन को रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। और मुझे साथ में क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा किस चीज का, जो ये इंडिकेटर्स गिवन है ना। तो वो हमने जो ऊपर लाइन पढ़ी थी ना इंडिकेटर्स वाली, ऊपर देखना वही चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखेगा आंसर के अंदर। देखो कैसे लिखना है आंसर, कह रहे हैं AS13 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, नाम लिखकर आओगे स्टैंडर्ड का। Carrying amount for the current investment is the lower of cost and fair value, but long-term investment should be carried at cost. However, provision for diminution should be made to recognize a decline other than temporary in the value of investment. Such reduction being determined made for each investment individually. कहेंगे हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वो रिडक्शन जो है वो अलग से कैलकुलेट करनी है। Standard also state that indicators of the value of investments are obtained by reference to market value, investee assets, results, and expected cash flow. कह रहे हैं Paridhi Limited made 10 lakh, 3/4 of 10 lakh, that is 7,50,000 as current investment and 2.5 lakh as long term.
द फैक्ट ऑफ द केस गिवन इन द क्वेश्चन क्लियरली सजेस्ट कि हमें प्रोविजन जो है वो क्रिएट करनी होगी रिड्यूस करने के लिए जो कैरिंग अमाउंट है, ताकि उसको मार्केट वैल्यू पे लेकर आए। तो कैरिंग अमाउंट जो है वो हमें 7.5 लाख पे दिखानी होगी फॉर द ईयर एंडेड, और 2.5 लाख पे का डिफरेंस दिखाना होगा। आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए और करंट के लिए अलग अलग वैल्यू निकाल के दिखा दोगे, वो भी सही है। ये आंसर बेटा मैंने वही लगाया है जो आपके इंस्टीट्यूट में आंसर दिया था। ठीक है, बोलो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इज डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप का क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट के अंदर भी था, तो स्टडी मैट वाला अपने आप रिवाइज हो गया। चलो नेक्स्ट, आरटीपी नवंबर 2021 ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड हैज क्लासिफाइड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 3 कैटेगरीज। बेटा मैं बता देता हूं, जो बैंक्स होते हैं ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें में कैटेगराइज करके चलते हैं। हेल्ड टू मेच्योरिटी कितना है, अवेलेबल फॉर सेल कितना है, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कितना है। हेल्ड टू मेच्योरिटी जो होती है, इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट एक्विजिशन कॉस्ट लेस अमोर्टाइज अमाउंट। अवेलेबल फॉर सेल को मार्क टू मार्केट पे दिखा के चलते हैं, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर जाती है वीकली इंटरवल के ऊपर एट मार्केट रेट्स। नेट डेप्रिसिएशन इफ एनी इज चार्ज टू रेवेन्यू, और एप्रिसिएशन अगर कोई होती है इग्नोर करके चलते हैं। कहना आपको कमेंट करना है वेदर द पॉलिसी ऑफ द बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद एएस 13। टू बी फ्रैंक दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन क्योंकि पुरानी आरटीपी का सवाल है इस वजह से इस क्वेश्चन को करवा के चल रहा हूं, एंड इस क्वेश्चन को आप मार्क करके चलेंगे यूनिक। मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर एक क्वेश्चन यूनिक मार्क करवाया था। नाउ दिस इज क्वेश्चन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, मैंने आपको यूनिक मार्क करा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको ऐसा ही लिख कर आना है, ये चीज ध्यान रखना। आपको इस टाइप का ही आंसर देकर आना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन को। ठीक है, क्या आने के चांसेस हैं सर? टू बी फ्रैंक मेरी ओपिनियन में ये वाला क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, स्टिल यू शुड नो दिस। कह रहे हैं एज पर एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है बैंक्स के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ठीक है, इस केस के अंदर जेड बैंक एक बैंक है, तो यहाँ पर एएस 13 जो है अप्लाई नहीं होता। बैंक्स के लिए क्या है, आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी हुई है कि आप अपनी क्लासिफिकेशन कैसे करोगे इन्वेस्टमेंट की, और वैल्यूएशन कैसे करके चलोगे। तो जेड बैंक जो है उसको कंप्लाई करना होगा आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ। देखो जेड बैंक ने फॉलो नहीं करी है प्रोविजन एएस 13 की, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉन कॉम्प्लाइंस है, क्योंकि वो आरबीआई की कॉम्प्लाइंस के साथ करके चल रहा है। ठीक है, बेसिकली यहां पर बताओ उसने क्या टेस्ट करा आप लोगों से, कि आपको पता है या नहीं पता कि इसके ऊपर एएस 13 नहीं लगा। ठीक है जी, जो बैंकिंग नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहा है वो। तो कह रहे हैं अगर वो नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहा है जो आरबीआई ने बताए हुए हैं, तो इसको हम नॉन कंप्लाइंस नहीं बोल सकते। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बेटा कर ही जाना, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आप लिख ही लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी ने देख के जाना है। बोलो क्लियर है? यूनिक एंड इंपॉर्टेंट दिस Okay, क्वेश्चन इज। आगे बढ़ Yes, सकते हो? sir. नेक्स्ट, आरटीपी मई 2022 ओल्ड सिलेबस का अगेन सवाल है। कहेंगे 97.84 करोड़ की ना इन्वेस्टमेंट करी हुई है किसने, जेवीआर लिमिटेड ने, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ क्यूएसआर लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करी जो गई है वो पार पे करी गई है। कंपनी जो है वो कॉन्टिन्यूस लॉसेस में है 2 साल से, और कंपनी जो है वो विलिंग है कि रीअसेस करके चलेंगे कैरिंग अमाउंट क्यूएसआर लिमिटेड के अंदर, और वो डिम्यूशन प्रोवाइड करना चाहती है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको ये बताना है इन डिस्कस वेदर द कंटेंशन ऑफ जेवीआर लिमिटेड, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कंटेंशन होना चाहिए। वेदर द कंटेंशन ऑफ जेवीआर लिमिटेड टू ब्रिंग डाउन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्यूएसआर लिमिटेड इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है? तो बेटा देखो यहाँ पर क्या उसने कहीं पर भी ऊपर ये चीज स्पेसिफाई करी है कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो लॉन्ग टर्म है या करंट है? no, sir. कहीं पे स्पेसिफाई नहीं करा है ना, तो जब आप आंसर देकर आओगे ना, आपको दोनों तरीके से आंसर देकर आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख कर आएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 कैटेगरी के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो बाय नेचर रेडिली रिलाइजेबल है, और जो कि इंटेंशन यहाँ पर नहीं है टू हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या आती है, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और अगर कोई भी रिडक्शन जो है अगर हमने करनी है, अगर बाद में इंक्रीज होता है तो रिवर्स करके चलेंगे। ठीक है, अब एनी रिडक्शन टू फेयर वैल्यू एंड रिवर्सल ऑफ सच रिडक्शन वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में आएगा। फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बता कर आओगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कहेंगे अब जो क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट रेफर्ड है हम उसको क्लासिफाई कैसे करके चल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं है, तो अब एजम्पशन बेस्ड हम आंसर दे देंगे। अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो, बेशक यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है कि वो करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म है, लेकिन जब तुम इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें ये करंट लग रही है या तुम्हें लॉन्ग टर्म लग रही है? Long term लग रही है. लॉन्ग टर्म लग रही है। Yes, sir. ठीक है, 16 तो से हम यहाँ 21 पर, समझे. अब यहाँ पर हमने करंट इन्वेस्टमेंट का जिक्र जरूर करके आए कि अगर भाई करंट इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो वो कॉस्ट या फेयर वैल्यू के ऊपर आती है। हमने बता दिया कि भाई हमें पता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बच्चा अगर यहाँ पर सीधा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आंसर देता है क्या उसका आंसर गलत है? आंसर है नो, उसका आंसर गलत नहीं है। लेकिन
मैं वही कह रहा हूँ कि आपको एग्जामिनर को बताकर आना है कि भाई मुझे ये भी पता है कि करंट इन्वेस्टमेंट नाम की भी कोई चीज होती है और करंट इन्वेस्टमेंट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू के ऊपर चलती है, लेकिन जो हमें आपने क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लग रही है, तो हमने लॉन्ग टर्म के एंगल से आंसर दिया। ठीक है, उसने भी देखो आपके इंस्टीट्यूट ने भी यही करा है, उन्होंने पहले बताया कि करंट क्या है, फिर बताया लॉन्ग टर्म क्या है, फिर बता रहा है, कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है ना उसको क्लासीफाई कर रहे हैं एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आएगी, कॉस्ट के ऊपर आएगी। अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी वाला है तो हम क्या करके चलेंगे, रिकॉग्नाइज करके चलेंगे डिक्लाइन को। तो जो कंटेंशन है कंपनी का कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को नीचे लेकर आना है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर वो डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी वाला है, यानी डिक्लाइन अगर परमानेंटली नेचर है, तो रिडक्शन जो है वो पी&एल के अंदर चार्ज करके चलोगे, और रिडक्शन जो है इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स अगर फ्यूचर में राइज होता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, या फिर जिन रीजन की वजह से रिडक्शन करी थी अगर वो रीजन नहीं रहते तो आप क्या कर दोगे, रिडक्शन को रिवर्स कर दोगे। ये वाली लाइन बेटा जरूर लिख कर आना। ठीक है, बोलो क्लियर, इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 2022 ओल्ड सिलेबस, मदर मार्ट लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाइड इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद एएस 13। डिसाइड करना है आपको कि ट्रीटमेंट क्या होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गिवन दैट मार्केट वैल्यू हैज टू बी डिटरमिन्ड इन आर्म लेंथ प्राइस बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड सेलर। ठीक है, कह रहे हैं अ पोर्शन ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, रिक्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो क्या करेंगे सर, पैरा नंबर 23 का जिक्र करके आऊंगा, पैरा नंबर 24 का जिक्र करके आऊंगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट को अगर हम रिक्लासिफाई करके चल रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में, तो उस केस में ट्रांसफर किसके ऊपर करा जाता है, कॉस्ट के ऊपर और फेयर कॉस्ट वैल्यू और के ऊपर, विच फेयर एवर इज वैल्यू लोअर whichever एज is ऑन द lower डेट ऑफ at the ट्रांसफर। date लेकिन of अगर transfer. लॉन्ग टर्म को आप करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर रिक्लासिफाई करके चलते हो तो ऐसे केस में ट्रांसफर जो है वो किस प्राइस के ऊपर करा जाता है, बताना जरा। कॉस्ट Cost और or Cost कैरिंग carrying and amount carrying amount, whichever is lower. ऑन द at डेट the ऑफ date of ट्रांसफर। transfer. अब पहले केस के अंदर हम बात करके चले तो आपने 25 लाख में इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, कंपनी ने डिसाइड करा उसको रिटेन करेंगे, मार्केट वैल्यू उसकी 30 लाख रुपए है, करंट इन्वेस्टमेंट को तुम रिक्लासिफाई कर रहे हो लॉन्ग टर्म के अंदर, बोलो कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है उसने बोला है ऑनलाइन प्राइस के ऊपर, तो मार्केट वैल्यू को हम फेयर वैल्यू मान सकते हैं, तो 25 लाख को Yes, sir. 30 लाख विच एवर इज लोअर, तो 25 लाख के ऊपर आ जाएगा ये। 25 लाख. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो 20 लाख में परचेज करा है उसको रिक्लासिफाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, फेयर वैल्यू 12.5 लाख है, तो 12.5 लाख के अंदर आ जाएगा ये। Yes, Yes. sir. वन पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे उसको रिक्लासिफाई करना है करंट इन्वेस्टमेंट में, तो लॉन्ग टर्म को जब करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई कर Cost रहे or हैं carrying तो amount. कॉस्ट है कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, Carrying कैरिंग amount, अमाउंट इज whichever is 11 lower. लाख क्योंकि हमने रिटर्न डाउन करके 11 उसको 11 लाख में करा हुआ है, तो 11 लाख के ऊपर आ तो ये जाएगा। 11 लाख. खत्म। Yes, sir. 5 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर इस चीज के हैं, एक इस चीज का है, एक इससे एक इस चीज का है, खत्म। बोलो मुश्किल है क्या। नहीं. No, sir. अगला क्वेश्चन देखो, क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में था। एक कंपनी ने इन्वेस्ट करा है इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, आरटीपी मई 2023 का क्वेश्चन है, इंटेंशन है कि शेयर्स को होल्ड करेंगे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसने बता दिया कि शेयर्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना है। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना है तो आप जानते हो कि आप किस वैल्यू के ऊपर आता है, कैरिंग अमाउंट क्या होनी चाहिए, Carrying. कॉस्ट या Cost or fair value. कॉस्ट और फेयर Cost वैल्यू, or fair value. है ना, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब आपने 4/25 में खरीदा है, 31 मार्च 22 को 3.5 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू विल बी टेकन एज द फेयर वैल्यू, बेस्ट एविडेंस है जहां पर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू को फेयर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसके ऊपर आएगा, ये तो 3.5 लाख के ऊपर आ जाएगा। अब उससे पहले उसने गोल्ड खरीदा है और सिल्वर खरीदा है 31 मार्च 19 को, तो यहाँ पर मैं क्या लिख कर आऊंगा, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में लिख कर आऊंगा कि जो आपका गोल्ड और सिल्वर होता है यूजुअली वो कैसे बाय करा Long जाता term है, वो बाय investment. करा जाता है विद एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर अ पीरियड Long ऑफ मोर term. देन 1 ईयर, है ना, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बाय करा जाता है गोल्ड और सिल्वर को, तो गोल्ड और सिल्वर किस वैल्यू के ऊपर आएंगे, वो कॉस्ट के ऊपर ही आएंगे। Cost. तो शेयर्स जो है वो आपके 3.5 लाख के ऊपर आएंगे, गोल्ड आपका 8 लाख के ऊपर आ जाएगा और सिल्वर आपका 3.5 लाख के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, खत्म, पढ़ के देख लो। कहेंगे बेशक वैल्यू इंक्रीज हुई है लेकिन गोल्ड और सिल्वर को इसके ऊपर दिखाएंगे, चलो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। कह रहे हैं एएस 13 के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर इन्वेस्टमेंट करिए विद एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड लेस देन 1 ईयर, तो क्लासिफाई करेंगे एज करंट इन्वेस्टमेंट और कैरी करा जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू के ऊपर। यहाँ पर कॉस्ट 4.25 है, मार्केट वैल्यू जिसको हम फेयर वैल्यू लेकर चलेंगे वो 3.5 लाख है। गोल्ड और सिल्वर जो है वो जनरली परचेज करी जाती है विद इन इंटेंशन की होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मोर देन 1 ईयर अनलेस अदरवाइज गिवन अदरवाइज। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर वो कंटिन्यू रहेगी कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि कोई अदर टेम्परेरी डिम्यूशन नहीं है अदर देन टेम्परेरी डिम्यूशन, तो 8 लाख और 3.5 लाख के ऊपर आप दिखाकर चलोगे बेशक मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, पास पेपर मई 2019 में क्वेश्चन आया है, कौन से कंसेप्ट के ऊपर पूछा है, रिक्लासिफिकेशन के ऊपर। कह रहे हैं एक Reclassification. कंपनी है वो रिक्लासिफाई करना चाहती है इन्वेस्टमेंट एएस 13 के अकॉर्डिंग, डिसाइड करो और अमाउंट बताना है आपको स्टेट ऑफ ट्रांसफर पे कितना।
सीधी सी बात है, सबसे पहले किसका रेफरेंस लेके चलूंगा, पैरा नंबर 23 का और पैरा नंबर 24 का पैरा रेफरेंस नंबर लेके 23 पे चलूंगा। पैरा 24। नंबर ठीक है, दोनों का रेफरेंस दे देंगे। करंट इन्वेस्टमेंट से अगर लॉन्ग टर्म के अंदर हम क्लासीफाई करके चल रहे हैं, या लॉन्ग टर्म को अगर करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करा है, पहले लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। अगर करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में करके चल रहे हो तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑन द डेट Cost ऑफ fair ट्रांसफर। value whichever is lower. अब पहला केस क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिक्लासीफाई करना है एज करंट। लॉन्ग टर्म को रिक्लासीफाई करना है एज करंट, तो मुझे तो किसको देखना है, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट को। कॉस्ट और कह रहे हैं कैरिंग ओरिजिनल अमाउंट। कॉस्ट 14 लाख रुपए की थी, ठीक है, और आपने इसको राइट डाउन करा था 2 लाख से रिकॉग्नाइज करने के लिए अदर देन टेम्परेरी, तो यानी 12 लाख रुपए हो गया। तो मुझे यहाँ पर 14 लाख और 12 लाख का 11। कंपैरिजन करना है। 11 लाख मेरे लिए इरेलीवेंट है, जान के दिया उसने कंफ्यूज करने के लिए, तो 12 लाख के ऊपर ये वाली इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगली फिर से आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिक्लासीफाई करो करंट इन्वेस्टमेंट में। 7 लाख में तुम खरीद के बैठे हो, 5 लाख पे राइट डाउन करके बैठे हो, तो यहाँ पर भी 7 और 5 रेलिवेंट है, तो 5 लाख के ऊपर आएगा। मेरे लिए फेयर वैल्यू रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, मेरे लिए फेयर वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट है, उसको लॉन्ग टर्म में कर रहे हो। अब कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू 6 लाख है, मुझे इसको इग्नोर करके चलना है। कॉस्ट ही 7 लाख और फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू जो है वो 8.5 लाख रुपए है, तो 7 लाख और 8.5 लाख, तो 7 लाख के ऊपर आएगा। अगला क्या है, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो 7 दिसंबर, बेटा यहाँ पर भी कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है बस, ठीक है, कहेंगे उसके अंदर उसने गिवन है। देखो अब यहाँ पर उसने पता क्या टेस्ट कर गया, यहाँ पर वो आपसे कहीं ना कहीं टेस्ट कर गया है कि कौन सी डेट के ऊपर तुम लेकर चलोगे। अब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 15 जून सीरीज ऑफ 2018 को रिक्लासीफाई कर रहे हो, यानी इस दिन हम ट्रांसफर करके चल रहे हैं। देखो उसने तुम्हें जानबूझ के क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च की वैल्यू भी दी है और 15 जून की वैल्यू भी दी है। कौन सी वैल्यू लेकर चलनी है, 15 जून की। तो एट द 4 डेट लाख ऑफ और ट्रांसफर। 15 और 3.8 लाख का कंपैरिजन करना है। तो समझ में आया वो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर का पर्पस क्या है। मैं वही कह रहा हूं बेटा, अगर कंसेप्ट को टेस्ट करने में आए ना तो कंफ्यूज करने के लिए, देखो उसने यहाँ पे 2 वैल्यूज दे दी। अब जिस बच्चे ने ये ध्यान नहीं दिया कि डेट ऑफ ट्रांसफर पे देखना होता है, वो क्या कर लेगा, वो 3.5 लाख पे अगर देख ले, उसका तो क्वेश्चन दिया। तो 4 लाख और 3.8 लाख किसके ऊपर आएगा, 3.8 लाख के ऊपर। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। एज पर प्रोविजन ऑफ AS13 अ करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट व्हिच बाय इट्स नेचर रियलाइजेबल है, बिल्कुल सही। इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स, अरे ये गलत हो गया, 1 ईयर होता है, ठीक है, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेड। डन हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो यही आंसर दिया हमने। ओके सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाइड करंट इन्वेस्टमेंट है, तो लोअर ऑफ ट्रांसफर कॉस्ट करना। एंड कैरिंग अमाउंट। इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाई करो करंट से लॉन्ग टर्म में, कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। पहले वाले केस में 12 लाख, फिर 5 लाख, फिर उसके बाद 7 लाख, फिर उसके बाद आपका 3.8 लैक्स, ठीक है, फिर 3.8 लैक्स खत्म। और लास्ट आपका फॉल्स है, क्योंकि नॉट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड। डन है, बढ़ सकता हूं आगे। Yes, sir. Yes, sir. अगला बढ़े। पास पेपर नवंबर 2019, ए लिमिटेड है, उसने इन्वेस्ट करा है XYZ लिमिटेड के शेयर्स के अंदर 1 दिसंबर 2019 को। कॉस्ट कितनी है बेटा, 50,000 रुपए। कह रहे हैं आउट ऑफ दी शेयर 25,000 शेयर जो है वो परचेज करे थे विद इन इंटेंशन टू होल्ड फॉर 6 मंथ्स, यानी 25,000 करंट हो गया और 25,000 हो गया लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर तो किसके ऊपर आएंगे, कॉस्ट के ऊपर। तो गोल्ड आएगा कॉस्ट। 1 लाख के ऊपर, सिल्वर आएगा 30 लाख के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर आएगा। लॉन्ग टर्म मान के चलते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, और डिक्लाइन जो है वो अदर देन टेम्परेरी वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं शेयर्स की बात करके चलूं, उसके अंदर डिक्लाइन जो है उसने बोला है इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज टेम्परेरी, उसने बोल दिया कि डिक्लाइन टेम्परेरी वाला है। तो यहाँ पर जो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट है देखो वो 25,000 है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 25,000 है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट के ऊपर आएगी क्योंकि डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी वाला है, तो लॉन्ग टर्म किसके ऊपर आएगा, 25 के ऊपर। लेकिन करंट वाला किसके ऊपर आ जाएगा, 47,500 डिवाइड बाय 2, 23,750 के ऊपर। तो अगर मैं शेयर्स की बात करके चलूं, तो जो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के अंदर वो आएगी 23,750 के ऊपर। जो ये वाले 25,000 हैं जो इन लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं वो 25,000 के ऊपर ही आएंगे। गोल्ड मेरा 1 लाख के ऊपर आएगा और सिल्वर 30 लाख के ऊपर आएगा, खत्म। पढ़ के देख लो। AS13 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर करा है इंटेंशन टू होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड लेस देन 1 ईयर, तो करंट इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट या फेयर वैल्यू। गिवन केस में कैरी करेंगे बुक्स के अंदर है 23,750। अगर इक्विटी शेयर हेल्ड करें विद इन इंटेंशन फॉर होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 ईयर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के ऊपर आएगा। हाउएवर अगर प्रोविजन क्रिएट करके चलनी है रिकॉग्नाइज करने के लिए डिक्लाइन अगर अदर देन टेम्परेरी वाला है, 25,000 के शेयर जो है वो 25,000 के ऊपर ही दिखाएंगे, क्योंकि डिक्लाइन जो है अदर देन टेम्परेरी वाला, डिक्लाइन जो है टेम्परेरी वाला है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर कह रहे हैं जनरली परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अनलेस गिवन अदरवाइज। तो इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर वो कॉस्ट के ऊपर ही रहेगी क्योंकि टेम्परेरी डिमिन्यूशन नहीं है। तो 1 लाख और 30 लाख के ऊपर आएगा, खत्म। बोलो जी।
मुश्किल है क्या? हो गया? यस सर। मेरे को बस Yes, sir. इतना बताओ, खुद खुद से अगर हम क्वेश्चन करने बैठते क्या इस स्टेज के ऊपर हो जाते? चलो नेक्स्ट। कुणाल सिक्योरिटीज, ये वाला क्वेश्चन खुद देखना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है रिक्लासिफिकेशन का। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ट्राई करो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 अभी के अभी ट्राई करो, मुझे बताओ जरा क्या वैल्यूज आनी चाहिए, दिए मैंने 3-4 मिनट। हाँ जी बच्चे, करा ट्राई। बेटा मिस्टर मोहन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड, बेटा म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो बेटा डेट ऑफ परचेज आपको गिवन है, आपको परचेज कॉस्ट गिवन है, ब्रोकरेज गिवन है, स्टैम्प ड्यूटी गिवन है और मार्केट वैल्यू गिवन है। बेटा मुझे एक चीज तो अब यहाँ पर पता कहां पर खेल गया, मेरे को यहाँ पर ना कॉस्ट भी नहीं दे रखी, क्योंकि जब मैंने म्यूचुअल फंड परचेज करे होंगे 50,000 की म्यूचुअल फंड परचेज करे, ब्रोकरेज भी तो मैंने पे करी होगी और कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी पे करी, तो मेरे लिए यहाँ पर कॉस्ट जो है वो पता कितनी आएगी, 50,220 है जो मेरे लिए कॉस्ट है। मेरे लिए यहाँ पर जो कॉस्ट हम लेकर चलेंगे 50,220 लेकर चलेंगे, तो पहला पॉइंट तो ये टेस्ट करा है। सेम चीज सिमिलरली बाकी तीनों के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर अब कितनी कॉस्ट होगी 75,375, यहाँ पर कितनी कॉस्ट आ रही होगी 70,325 रुपए, और यहाँ पर कितनी कॉस्ट आ रही होगी 25,175 रुपए की। अब आपने इन दोनों का कंपैरिजन करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए उसने बोला है ना। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, सर ये हमने बाई करी है 1 मई 2017 में, ठीक है जी। अब यहां पर देखो इसका आंसर हम किस मैनर में अब हम देकर चलें, ये 1 मई 2015 को आपने क्लासिफाई करके चला, बोलो बच्चों किस वैल्यू के ऊपर मैं लेकर चलूं? Cost. लॉन्ग टर्म लग रही है ये? अगर Long लॉन्ग टर्म term. है यस सर। कॉस्ट के ऊपर, Yes, sir. तो ये आनी Yes. चाहिए 50,220 के ऊपर। ये 2020 में बाय करी है, अभी हम बात करके चल रहे हैं 31 मार्च 21 की। ये 2021 में बाय करी है, 31 मार्च 21 की बात कर रहे हैं, ये 2020 में बाय करी है, 31 मार्च 21 की बात करके चल रहे हैं, तो इन तीनों के अंदर अभी एक ईयर से कम हुआ है, तो इन तीनों को हम करंट इन्वेस्टमेंट मान लें। Yes, sir. तो सर इसके बट ऊपर यहाँ पे कॉस्ट या उसकी फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, Hmm. तो Yes. यहाँ पर 24,220, यहाँ पर 75,375 और यहाँ पर 65,880, और तो बात ठीक करते है। हैं. इस मैनर में सर बेटा यहाँ आपके पे इंस्टीट्यूट बट में इसका उसकी मतलब हाँ जी बेटा। सर उस इन्वेस्टर के इंटेंशन पे देखना पड़ेगा ना हमारे को बिल्कुल खुद, बेटा, बेटा जो मैं उसने। वही कह रहा हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, बाय बिकॉज अगेन बेटा मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया आंसर है, मैंने अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं दिया, तो मैं अभी अपना व्यू तो दूंगा यहाँ पर तुम लोगों को, ठीक है। ओके। थोड़ा सा थमो, अपना व्यू दूंगा। देखो हम यहाँ पर पहले बताकर आएंगे कि AS13 के अकॉर्डिंग करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म की कैसे करते हैं। फिर हमने ये वाला आंसर जो है आपकी इंस्टीट्यूट ने दिया, गलती से 2 बार टेबल आ गया बेटा, एक बार एक काट देना, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पर अगर हम चल के चले, ठीक है, सोच के देखें थोड़ा सा, सर इस वाले केस के अंदर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटेंशन गिवन नहीं है, तो यहां पर हम ना लिख कर आएंगे कि सिंस इन द गिवन क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिएगा मैं इसके अंदर क्या लिख कर आऊंगा। मैं इसके अंदर साथ में पहले तो ऐसे आंसर दूंगा, मैं फिर लिख कर आऊंगा दैट इन द गिवन क्वेश्चन सिंस द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट गिवन, ठीक है। इफ इट इज एज्यूम्ड, इफ इट इज एज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस ओनली, देन ऑल द म्यूचुअल फंड्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है। ऑल द म्यूचुअल फंड विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अब बेटा यहां पर आपको समझो इस चीज को, यहां पर मुझे लॉन्ग टर्म और करंट क्यों करना पड़ेगा, स्पेशल क्वेश्चन है। आपसे वो पहली चीज ये पूछ रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करो AS13 के अकॉर्डिंग, और जब भी क्लासिफिकेशन की बात होती है करंट और लॉन्ग टर्म की बात होगी, तो यहां पर मेरे को अब क्वेश्चन में और कोई डिटेल तो दे नहीं रहा, तो मुझे डेट को ही कंसीडर करना पड़ेगा करंट और लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे तो डेट को ही कंसीडर करना पड़ेगा करंट और लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर करंट और लॉन्ग टर्म का एंगल जो है वो लेकर चलना पड़ा है। हाँ आप लोग लिख कर आना चाहते हो, आप यहाँ पे लिख कर आओ साथ में, सिंस इन द गिवन क्वेश्चन द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट क्लियर, इफ इट इज assumed दैट ऑल द इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है, देन in that case all the mutual funds will be carried at cost. However if the investment is made, ठीक है, फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, तो उस अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिया। अच्छा अब यहां पर अगर तुम पहले वाला केस देखो, तो पहले वाले केस के अंदर आपके पास जो है मार्केट वैल्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पर हमें लिख कर आना पड़ेगा, हम ये मान के चल रहे हैं ये जो डिक्लाइन है वो टेम्परेरी वाला है, लेकिन इफ वी एज्यूम कि डिक्लाइन जो है वो टेम्परेरी नहीं है, अदर देन टेम्परेरी है, तो 482255 है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, नॉलेज हार के आनी है बेटा,
समझ में आया? मैंने आपको दोनों, देखो उन्होंने भी ये करा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड ए इज टू बी कंसीडर्ड टेम्परेरी, जी बिल्कुल लेकिन अगर रिडक्शन अदर देन टेम्परेरी है तो हम कह रहे हैं 4/2 to 5 लेकर चलेंगे। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उसके अलावा एक लाइन और लिख कर आ जाओ, क्योंकि इंटेंशन क्योंकि गिवन नहीं है, हम यहाँ पर अगर ये मान लेते हैं कि सारे के सारे एक लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए है, तो वो अकॉर्डिंगली आंसर करते। क्लियर है? चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगले क्वेश्चन जरा पढ़ के मुझे बताओ, क्या ऐसा लगता है कि अगला क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत है? अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिखा रही है कि कंपनी को लॉस हो रहे हैं, कैश लॉसेस, और इन्वेस्टमेंट के 55,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। सिमिलर टाइप क्वेश्चन इज इन स्टडी मटेरियल। यस सर। अगला, इन्वेस्टमेंट करिए 5 लाख रुपए की, 4,000 इक्विटी शेयर 125 रुपए के हिसाब से, इंटेंशन है 6 महीने ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। पहले मंथ के अंदर ही क्या हो गए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 के अंदर हैवी लॉसेस सफर हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी में लॉस कवर्ड नहीं था, 31 मार्च को स्टॉक जो है वो 80 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। करंट इन्वेस्टमेंट इजी यस सर। बेटा, ओवर हो, चैप्टर ओवर, स्टैंडर्ड का बेयर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस ओवर हो, और कोई हैरानी की बात नहीं अगर पेपर में जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, नेम सेम वैल्यूज के साथ। हो गया चैप्टर? कैसा लगा एस 13 का पार्ट 1? कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम नहीं लगा ना? डन? यस सर। यस सर। चलो, कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो, सेम सवाल, अगर खुद से ये वाले क्वेश्चंस पढ़ने बैठते कितना टाइम लगाते? कहने को 12 पेज ही हैं, लेकिन कितना टाइम लगाते? इससे तो ज्यादा ही लगाते, है ना? सर एक टाइम पे पूरे भी नहीं करते। इससे तो ज्यादा ही लगाते हैं ना? हमने बेटा लगभग 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कर डाले हैं। मैंने आईसीआई के क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए हैं? क्योंकि मोर और लेस वो सारे के सारी चीजें ऑलरेडी रिपीट हो रही हैं पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी के अंदर। ठीक है, सो दिस सेशन इज ओवर। एएस 13 आपका हो गया है पार्ट 1। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको कल की क्लास के अंदर या परसों की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, रिवाइज। चलो, नाउ व्हाट वी विल डू, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 or 7 minutes। मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। देन आई एम स्टार्टिंग विद योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4।